तो हम देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे बायो पढ़ेंगे। ठीक है, बायो में चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 जो है आपका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इससे पहले हमने 8th क्लास में पढ़ रखा है। ठीक है, हमने 8th क्लास में भी ये चैप्टर पढ़ रखा है, सेल के नाम से पढ़ रखा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल्स। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि सेल क्या होता है, सेल के बारे में पढ़ा है, सेल क्या होता है। तो सेल वो होता है जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ठीक है, सेल जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी लिविंग फॉर्म्स का। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटा होता है सेल। ठीक है, देखिए, अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सेल जो होता है किसी भी लाइफ फॉर्म का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। अब देखिए यहाँ पे वर्ड्स आते हैं स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, किसी भी लाइफ फॉर्म को स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, किसी भी लाइफ फॉर्म को स्ट्रक्चर देता है। स्ट्रक्चर मीन्स जैसे मान लीजिए कि आपको ये ब्रिक्स है। ठीक है, ये ब्रिक्स है और इन ब्रिक्स को जोड़ जोड़ के हम एक घर बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें घर हो गया, बिल्डिंग हो गया, तो बिल्डिंग या घर का जो बेसिक यूनिट क्या है? ब्रिक्स है। वैसे ही सेल जो होता है किसी भी लाइफ फॉर्म का बेसिक यूनिट होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। स्ट्रक्चर देता है ब्रिक्स घर को, वैसे ही लाइफ फॉर्म को क्या करता है? सेल स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, स्ट्रक्चर में जैसे मान लीजिए ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स जैसे हाथ है, पैर है, बॉडी है, किससे बना हुआ होता है? सेल से बना होता है। तो अब ये एक एक सेल, छोटे छोटे सेल मिलके और ये सारे ऑर्गन्स बनाते हैं, और ये ऑर्गन्स बनाते हैं और उसके बाद क्या होता है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है। फंक्शनल, जितने भी फंक्शंस होते हैं लाइफ फॉर्म में, जितने भी फंक्शंस होते हैं लिविंग बींग्स में, वो सब कौन करता है? सेल परफॉर्म करता है। तो इसीलिए सेल जो होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है कोई भी लिविंग फॉर्म्स का। तो जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल बताया था आपको ब्रिक्स। अब ये घर बना हुआ है। ठीक है, अब ये घर कैसे बना हुआ है? घर बनाने के लिए पहले हमें सबसे बेसिक चीज़ क्या चाहिए? ब्रिक्स चाहिए, ईंट चाहिए। ठीक है, एक एक ब्रिक्स को मिला के फिर जाके घर बनता है। वैसे ही कोई भी लिविंग बींग्स एक एक सेल से मिलके बना होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे बेसिक यूनिट कहते हैं हम। ठीक है, अब देखिए, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है? साइटोलॉजी का मतलब होता है, देखिए, साइटो का मतलब होता है ना, साइटो, CYTO, साइटो मतलब होता है सेल, इसका मतलब होता है सेल। तो साइटोलॉजी का मतलब होता है, इसको सिंपली हम कह सकते हैं सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी का वो ब्रांच जो सेल के बारे में स्टडी करता है, उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं या सेल बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम सेल के स्टडी करते हैं, उसे हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या देखते हैं? आगे हमें देखना है सेल वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है, सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी? ये आप लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ा था कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी। तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, और कैसे की थी? तो रॉबर्ट हुक ने बार्क ऑफ ट्री, ठीक है, बार्क ऑफ ट्री से किया था। बार्क ऑफ ट्री मीन्स वो जो पेड़ की छाल होते हैं ना, छिलके, उसे कहते हैं। उससे उन्होंने 1665 में सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, खुद ही का माइक्रोस्कोप बनाया था उन्होंने। ठीक है, खुद का ही माइक्रोस्कोप बनाया था और उसकी मदद से उन्होंने बार्क ऑफ ट्री की सहायता से सेल की खोज करी थी। ठीक है, तो देखिए, ये उस समय जो रॉबर्ट हुक ने अपना माइक्रोस्कोप बनाया था वो कुछ इस तरह से माइक्रोस्कोप था ये।
ठीक है, ऐसे माइक्रोस्कोप बनाया था उन्होंने और इस माइक्रोस्कोप की सहायता से उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। जो उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी बार्क ऑफ ट्री से, वो जो सेल था वो डेड सेल था। ठीक है, वो कैसा सेल था? डेड सेल था। बाद में लिविंग सेल की डिस्कवरी हुई। सबसे पहले जो इन्होंने सेल की डिस्कवरी करी थी वो सेल कैसा था? डेड था। ठीक है, और वैसे भी किससे करी थी उन्होंने? बार्क ऑफ ट्री। तो जो कोई ट्री होता है उसका सबसे आउटर पार्ट होता है, जनरली वो डेड होता है, तो उसमें सेल की खोज करी थी उन्होंने, इसलिए वो डेड था। देखिए रॉबर्ट हुक ने ऐसे सेल, ऐसे इनके माइक्रोस्कोप में सेल का डायग्राम ऐसे दिखा था। ठीक है, ऐसे दिखा था। तो इस माइक्रोस्कोप से उन्होंने सेल की खोज करी थी, डिस्कवरी करी थी। सेल थ्योरी क्या कहता है? सेल थ्योरी को 2 बायोलॉजिस्ट, 2 साइंटिस्टों ने मिलकर सेल थ्योरी बताई थी। एक स्वीडन और एक स्वान नाम के साइंटिस्ट ने क्या करा था? सेल थ्योरी बताई थी। ठीक है, सेल थ्योरी क्या कहता है कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, जितने भी प्लांट और एनिमल होते हैं, जितने भी प्लांट और एनिमल होते हैं वो सभी सेल से मिलके बने होते हैं। किससे मिलके बने होते हैं? सेल से मिलके बने होते हैं। और प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल से मिलके बने होते हैं। अच्छा, उसके बाद सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमने पहले भी देखा था कि सेल जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी लाइफ फॉर्म का बेसिक यूनिट होता है। क्यों बेसिक यूनिट होता है? क्योंकि सेल से ही कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसे स्ट्रक्चर मिलता है, वो सेल की मदद से ही कोई अपना फंक्शन करता है, तो इसीलिए हम सेल को बेसिक यूनिट कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, घर का एग्जाम्पल लिया था, उसमें ब्रिक्स जो था, घर बनाने के लिए हमें ब्रिक्स जो है वो बेसिक यूनिट है। वैसे ही किसी भी लिविंग बींग्स को बनाने के लिए सबसे पहले सेल चाहिए, तो इसलिए सेल जो होता है बेसिक यूनिट होता है लाइफ का। ठीक है, ऑल सेल्स आर अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी सेल होते हैं वो सब अपने पुराने सेल से बने होते हैं। ठीक है, पुराने सेल से बने होते हैं। जब सेल डिवाइड होता है तो एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 3 सेल, इस तरह से वो सेल बनते रहते हैं। अच्छा, अब सेल थ्योरी ये बता दिया। सेल थ्योरी में 3 पॉइंट बताया मैंने आपको कि जितने भी प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं। सेल जो होता है लाइफ का बेसिक यूनिट होता है, और सारे सेल जो होते हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने होते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन होता है, जैसे कि वायरसेज जो होते हैं ना, वायरसेज आर द एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी। वायरसेज जो होते हैं सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। ये मतलब ये सेल थ्योरी के पैटर्न पे वायरसेज नहीं रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को। ठीक है, तो वायरसेज जो होते हैं एक्सेप्शंस में आते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवरी की थी वो डेड सेल था। ठीक है, अच्छा, बाद में 1674 में लेवेनहुक नाम के साइंटिस्ट ने क्या करा था? लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था, इन्होंने 1674 में लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा था? न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने। किसने करी थी न्यूक्लियस की डिस्कवरी? रॉबर्ट ब्राउन ने। अच्छा, चलिए फिर से स्टार्टिंग से देखते हैं। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, लिविंग सेल, जो सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी वो कैसा सेल था? डेड सेल था। कैसे किया था? वो सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप की सहायता से, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप की हेल्प से किया था। और कहाँ से किया था? तो बार्क ऑफ ट्री, ठीक है, उससे, उसकी सहायता से करा था। फिर बाद में लेवेनहुक नाम के साइंटिस्ट ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। कब की थी? 1674 में। फिर उसके बाद रॉबर्ट हुक ने सेल में न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। सेल में न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। कब की थी? 1831 में। ठीक है, अब न्यूक्लियस क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे पास क्या है? ब्रेन है। तो ब्रेन हमारा क्या होता है? हमारी बॉडी का हेड क्वार्टर होता है। वैसे ही कोई भी सेल हो, ठीक है, कोई भी सेल हो, उसका जो हेड क्वार्टर होता है, सेल का सारा कंट्रोल न्यूक्लियस के पास होता है। आगे पढ़ेंगे हम न्यूक्लियस के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे सेल के टाइप देखना। ठीक है, तो आपने इससे पहले 8th क्लास में भी पढ़ा है कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल होता है और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल।
प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वेरी माइन्यूट इन साइज, मतलब कि साइज में बहुत छोटा होता है, साइज में बहुत छोटा होता है। यूकैरियोटिक क्या होता है, फेयरली लार्ज इन साइज, मतलब कि एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होता है, लार्ज इन साइज होता है। ठीक है। अच्छा, सबसे मेन जो डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का ये है सेकंड पॉइंट कि न्यूक्लियर रीजन न्यूक्लियोटाइड सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसमें क्या हुआ, न्यूक्लियर मटेरियल सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें नॉट और इसमें यस। देखिए क्या होता है, कोई भी सेल होता है, ठीक है, और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है बच्चों, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और अगर सेल का न्यूक्लियस अगर डबल लेयर सराउंडेड है, मतलब कि सेल का न्यूक्लियस 2 लेयर से सराउंडेड है। मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है और इसके बाहर 2 लेयर है, ऐसे 2 मेम्ब्रेन है। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर, मेम्ब्रेन मीन्स 2 परत है उसके बाहर। ठीक है, 2 मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस के बाहर, मतलब इसका न्यूक्लियस डबल लेयर मेम्ब्रेन सराउंडेड है। ठीक है, तो हम उसे यूकैरियोटिक कहेंगे। ठीक है, उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहेंगे, मतलब जिस सेल का न्यूक्लियस डबल लेयर मेम्ब्रेन से सराउंडेड हो उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। ठीक है। अच्छा, जिस सेल का न्यूक्लियस डबल लेयर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं हो, जिस सेल का न्यूक्लियस डबल लेयर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं हो उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम? प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। ठीक है। अब देखिए, न्यूक्लियर रीजन नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखिए, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है। अच्छा, जिस सेल का न्यूक्लियर रीजन सराउंडेड डबल लेयर मेम्ब्रेन सराउंडेड नहीं होता है उसे हम उस न्यूक्लियस को, ठीक है, जो न्यूक्लियस डबल लेयर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है उस न्यूक्लियस को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तो ये न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है कि न्यूक्लियस दैट not surrounded by double layer membrane, या उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। जो न्यूक्लियस को सराउंड करता है मेम्ब्रेन उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन ना हो उसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि डबल लेयर न्यूक्लियस मतलब मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। अच्छा, सिंपल हम जो छोटी क्लासों में क्या पढ़ते थे, हम इसको, इस लाइन को हम पढ़ते थे कि जिस सेल का न्यूक्लियस वेल डिफाइन होता है, ठीक है, 8th क्लास में पढ़ा हमने, ये वाली लैंग्वेज पढ़ी है कि जिस सेल का न्यूक्लियस वेल डिफाइन होता है उस सेल को हम यूकैरियोटिक कहते हैं। तो वेल डिफाइन का मतलब कि जिसका न्यूक्लियस डबल लेयर मेम्ब्रेन से सराउंडेड हो उसे हम वेल डिफाइन कहते हैं। ठीक है, और जिसका न्यूक्लियस वेल डिफाइन नहीं होता है उसे हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। वेल डिफाइन का मतलब जिसका न्यूक्लियस या जो न्यूक्लियस डबल लेयर मेम्ब्रेन से सराउंडेड ना हो। अच्छा, इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि सिंगल लेयर मेम्ब्रेन होते हैं। कितने सिंगल क्रोमोजोम्स होते हैं। कितने क्रोमोजोम्स होते हैं इसमें? सिंगल क्रोमोजोम्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यूकैरियोटिक में मोर देन 1 क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं। बाकी क्रोमोजोम्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा देखो, इसमें प्रोकैरियोटिक में जनरली क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में होता है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन से बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, होते नहीं हैं, एब्सेंट होते हैं। और यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, प्लास्टिड्स हो गया आपको, वैक्यूल्स हो गया आपको, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम्स होते हैं। तो ये सारे जो होते हैं मेम्ब्रेन्स जो होते हैं प्रोकैरियोटिक, ये सारे ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं और यूकैरियोटिक में होते हैं। चलिए ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल देखिए। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। और यूकैरियोटिक में ऑल
organisms, all organisms except cyanobacteria। ठीक है, तो इसको छोड़ के, साइनोबैक्टीरिया को छोड़ के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब क्या होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक आप लोगों को समझ में आ गया। सिंपल सी बात है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है न्यूक्लियस बेस पे। ठीक है, जिसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक, और जिसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता उसे क्या कहते हैं हम, यूकैरियोटिक। चलिए देखिए, तो अब हमें पढ़ना है सेल का टाइप पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, मतलब उसके अंदर कितने सेल हैं। मैं तो दो तरह के होते हैं सेल, एक होता है तो सबसे पहले देखेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसके बाद मल्टी सेलुलर। इन दोनों में दो तरह के होते हैं सेल के, नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मतलब होता है, यूनि मतलब सिंगल, वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल के बने होते हैं। ठीक है, वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ सिंगल सेल से बने होते हैं, एक ही सेल के बने होते हैं, उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं मोर देन वन सेल, मतलब एक सेल से ज़्यादा से बने होते हैं। ठीक है, फंक्शन कैसे करते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं अपना सारा जो अपने लाइफ का फंक्शंस होता है वो सारे फंक्शंस, ठीक है, वो सारे फंक्शंस एक सिंगल सेल से करते हैं। ठीक है, एक सिंगल सेल से करते हैं। अच्छा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, लाइक हम ह्यूमन बींग्स हैं, देखो हमारे हाथ का काम कुछ अलग है, पैर का काम कुछ अलग है, मुंह का कुछ काम, कान का काम अलग है, नाक का काम अलग है। मीन्स हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे टास्क को स्पेसिफाई उसके हिसाब से होते हैं। चलिए, डिवीजन ऑफ लेबर नॉट परफॉर्म। अच्छा, डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, वैसे हम ये चैप्टर टिश्यू चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन मैं बताता हूँ आपको अभी थोड़ा बहुत कि डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स क्या होता है कि जैसे जितने भी हमारे बॉडी में सेल हैं या टिश्यू हैं, देखिए पहले सेल होता है और जब एक ही टाइप के सेल कंबाइन होते हैं ना ग्रुप में, मतलब एक साथ मिलते हैं तो टिश्यू फॉर्म होता है। तो टिश्यू जो होता है ना, हमारी बॉडी के जो टिश्यू होते हैं उनको कुछ स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है, काम दिया जाता है। ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, आपके स्कूल में बहुत सारे टीचर होते हैं। ठीक है, तो जो साइंस वाले टीचर होते हैं, जो साइंस पढ़ाने वाले टीचर होते हैं उन्हें साइंस पढ़ाने के लिए कहा जाता है। जो मैथ्स के टीचर होते हैं, जो मैथ्स पढ़ाते हैं उन्हें मैथ्स के लिए, SST के अलग होते हैं। मीन्स सारे टीचर्स को क्या किया जाता है, जो उनके टास्क है वो डिवाइड किया जाता है। ठीक है, उसी को कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर मतलब काम और डिवीजन मतलब डिवाइड करना। तो हमारी बॉडी में जो टिश्यू होते हैं उनके टास्क को डिवाइड कर दिया जाता है, डिफाइन कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे नोज के जो टिश्यू होंगे, ठीक है, वो स्मेल के लिए काम आएंगे। टंग के जो टिश्यू होंगे वो टेस्ट के लिए काम आएंगे। आई के जो टिश्यू होंगे वो देखने के लिए काम आएंगे। ईयर के जो टिश्यू होंगे वो क्या काम आएंगे, हियरिंग के काम आएंगे। जो हमारे स्किन जो होता है, स्किन, इसके जो टिश्यू होंगे वो सेंस करने के लिए काम आते हैं। सेंस मतलब महसूस करना, ठंडा गर्म महसूस करते हो। तो इसी तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि लेबर ऑफ डिवीजन नहीं होता है। अब देखिए लेबर ऑफ डिवीजन क्यों नहीं होता है भाई, लेबर ऑफ डिवीजन के लिए तो टिश्यू चाहिए और ये तो सिंगल सेल होते हैं। और टिश्यू कब बनता है, जब दो सेल या दो से ज़्यादा सेल आपस में कंबाइन होते हैं। एक ही टाइप के जब सेल होते हैं कंबाइन, तब जाकर टिश्यू बनता है। तो ये सिंगल सेल होते हैं, तो इनमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होता ही नहीं है, तो लेबर ऑफ डिवीजन इसलिए इनमें नहीं होता है। और इनमें क्या होता है, लेबर ऑफ डिवीजन होता है। सेल्स स्पेसिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, मतलब अलग अलग सेल, अलग अलग टिश्यू का काम क्या होता है, अलग अलग होता है, उनको काम स्पेसिफाई किया जाता है। रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स इन द सिंगल सेल, मतलब ये रिप्रोडक्शन भी सिंगल सेल से ही करते हैं। और इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन स्पेसिफाइड सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स होते हैं, टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। लाइफ स्पैन, मतलब ये इनकी जो लाइफ होती है क्या होती है, शॉर्ट होती है, और इनकी लाइफ क्या होती है, लॉन्ग होती है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें
अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इसमें, तो जैसे अमीबा हो गया, बहुत सारे बैक्टीरिया हो गए। जैसे ये देखिए, अमीबा के बारे में बताता हूँ मैं कि अमीबा जो होता है यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। अब अमीबा के बारे में आपने 7th क्लास में पढ़ा था, न्यूट्रिशन इन अमीबा, और ह्यूमन बींग्स में भी पढ़ा था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। देखिए, जितना प्रोसेस ह्यूमन बींग्स करता है न्यूट्रिशन के लिए, वो उतना ही प्रोसेस एक सिंगल सेल अमीबा करता है, ठीक है। मीन्स अमीबा एक सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और वो सारा का सारा काम वो सिर्फ एक सिंगल सेल से करता है। और इसमें तो बहुत सारे जैसे प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सारे जो होते हैं क्या होते हैं, जैसे मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। अब कुछ बात देखिए बेटा, लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये मैं कुछ बताता हूं मैं आपको। लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट सेल कौन सा है? वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है। शुतुरमुर्ग का अंडा, ये जो है ये क्या है? लार्जेस्ट सेल है वर्ल्ड में, इससे बड़ा कोई सेल नहीं होता है। इसको बॉयल करोगे ना अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसको बॉयल करने के लिए 1 घंटा लगता है, ठीक है। अच्छा, लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। अब लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमंस, हम लोगों में, हमारी बॉडी में लार्जेस्ट सेल कौन सा है? नर्व सेल, जिसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं, नर्व सेल्स, ठीक है। अबाउट 3 फीट होते हैं। कितने होते हैं? 3 फीट के आसपास होते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम टिश्यू वाले चैप्टर में नर्व सेल के बारे में। नर्व सेल क्या होता है? देखिए, जैसे मान लो कि ये नर्व सेल का जो मेनली काम होता है ना, ये मैसेज को ट्रांसफ़र करता है। मैसेज को ट्रांसफ़र करने का मतलब, जैसे मान लो कि ये हाथ मैंने गलती से गर्म चीज़ पर रख दिया, तो ये नर्वस टिश्यू मेरे स्पाइनल कॉर्ड तक, ब्रेन तक मैसेज ले जाएगा कि मैंने गर्म चीज़ पे हाथ रख दिया है। फिर वहाँ से मैसेज आएगा कि हाथ को हटा लो। तो इस चीज़ों में ये नर्व सेल्स, नर्वस टिश्यू बाद में बनता है जब सेल कंबाइन होते हैं, तो इसमें ये काम आता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट लिख लो इसको, ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल। अच्छा, और सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन होता है? यहाँ लिखता हूँ मैं, स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल, इसे हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, ठीक है। इसको माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं PPLO भी कहते हैं, PPLO, ठीक है। PPLO का मतलब देखिए क्या होता है। इसका मतलब होता है प्लूरो, ठीक है, निमोनिया, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये माइकोप्लाज्मा या PPLO जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनसे निमोनिया होता है, ठीक है। निमोनिया मीन्स खांसी जुकाम हो जाता है, ठीक नहीं होता है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। स्मॉलेस्ट सेल, सेल लिखना भूल गया मैं, स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है। और लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी क्या होता है? लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, नर्व सेल, ठीक है।